हेलो हेलो। हेलो। हर्षित, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं, और रिग्रेशन एनालिसिस के अलग अलग हम लोगों ने तरीके देखे थे कि क्या क्या उसके अंदर वेरिएशंस आप ला सकते हैं, है ना। उसके लिए हमने क्या देखा था कि पहले हम लोगों ने ये इक्वेशन बनाई थी। इक्वेशन बनाने के बाद हमने उसके बीटाज निकाले थे, बीटा और इंटरसेप्ट वगैरह निकाल लिए थे, और वो निकालने के बाद फिर हम लोगों ने प्रिडिक्शन भी करके देख लिए थे। जो प्रिडिक्टेड वैल्यू थी वो हम लोगों के पास आ चुकी थी लॉस गिवन डिफॉल्ट की, और फिर वो जो प्रिडिक्टेड वैल्यू थी उसका हम लोगों ने अलग अलग तरह के मेट्राइसेस कैलकुलेट करे, जिसमें मीन स्क्वायर्ड एरर निकाला, देन रूट मीन स्क्वायर्ड एरर निकाला, ठीक है। देन और क्या निकाला था हमने, एमएई निकाला था, और बाकी सब चीजें निकाली थी जो कि यहाँ पे मैंने प्रिंट कर रखी है। तो एमएई निकाला, मीन स्क्वायर्ड एरर निकाला, आरएमएस निकाला, और आर स्क्वायर भी बताऊंगा, पर आरएमएस तक हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किया था। अभी मैं पूरा कुछ पुराना रिवीजन नहीं दे रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि आप 2 बार ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है, तो अब हमको यहाँ पे मॉडल का इम्प्रूवमेंट करना है। मॉडल का इम्प्रूवमेंट मतलब कि भाई हमारे पास जो भी आना था, अभी एक चीज और उससे पहले, इम्प्रूवमेंट से पहले आरएमएससी वगैरह तो आ गए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे थोड़ा सा पॉइंटर लाता हूँ, तो थोड़ी सी चीज इसके अंदर एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आगे हम लोग और बढ़ते हैं। तो हमने बोला कि हमने बनाया है रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। तो आपने बना लिया रिग्रेशन मॉडल, बना लिया है। अब ये जो हमारा रिग्रेशन मॉडल बनाया है, इस रिग्रेशन मॉडल को करना पड़ेगा हमें क्या, असेस। अब ये असेस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट ऑफ अ मॉडल? हाउ डू यू असेस अ रिग्रेशन मॉडल? किसी भी रिग्रेशन मॉडल को असेस कैसे करते हो? हाँ, असेस का मतलब क्या होता है कि उसको चेक करना कि हमने जो बनाया है वो अच्छा बनाया है, बुरा बना है, कैसा बना है। और वो जो असेसमेंट आपका होता है मॉडल से रिलेटेड, वो असेसमेंट जो रहता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके निकालते हैं एरर्स। तो पहला हम लोग असेसमेंट कैसे करेंगे, एरर्स पता करते हैं मॉडल के अंदर। और एरर हमने अभी निकाल के देखे थे। एरर हमारे पास 3-4 तरीके थे। एक था मीन एरर, फिर था मीन स्क्वायर्ड एरर, देन उसके बाद था हमारे पास रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, देन उसके बाद और क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये सब हमारे पास अलग अलग एरर्स थे। तो हम लोगों ने इससे असेसमेंट कर लेंगे मॉडल का। आइडियली ये सब एरर हमारे पास जितने भी हैं वो कम होने चाहिए, क्लोज टू जीरो होना चाहिए या प्योरली जीरो होना चाहिए, बट होते नहीं है। बट दिस इज हाउ वी असेस द मॉडल। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए, तो दूसरा होना चाहिए एक और चीज हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं आर स्क्वायर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अभी आर स्क्वायर क्या चीज होती है? वेरी गुड। तो आर स्क्वायर क्या होता है, तो आर स्क्वायर मतलब, आर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको निकालना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी आर स्क्वायर, ये क्या होता है, ये आपको बताता है, ये आपको क्या बताता है कि आपका जो मॉडल है, आपने जो भी रिग्रेशन मॉडल या जो भी मॉडल बनाया है, वो डेटा के वेरिएंस को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो जैसे ये आपके पास डेटा है, ये डेटा है, और जो लाइन है हमारे पास वो ये रही। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये इस पूरे डेटा को ठीक ठाक तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर रही है मतलब वेरिएंस, डेटा के वेरिएंस, डेटा के वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब क्या हो गया कि डेटा जो है अपने मीन पॉइंट से कितना दूर है, कितना अलग है, कितना स्कैटर्डनेस है। तो ये सब हमारे पास क्या होगा, डेटा का क्या होगा, वेरिएंस होगा। ये सब वेरिएंस है हमारे पास डेटा का। तो इस वेरिएंस को ये लाइन कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है,
यही हम लोग क्या पता करने की, यही हम जो रहता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इन्हें आर स्क्वायर में निकालते हैं। ठीक, कितना अच्छे से वेरिएंस को डिटरमाइन कर पा रही है, एक्सप्लेन कर पा रही है। इसका मतलब क्या कि अगर आर स्क्वायर की वैल्यू नॉर्मली 0 से 1 के बीच में होती है। 0 से 1 मतलब क्या, 1 मतलब ये बेस्ट केस सिचुएशन है। तो बेस्ट केस मतलब कि भाई हमारी जो लाइन है और वो जो पॉइंट्स है वो सब हैंड ऑन हैंड जा रहे हैं। ये अगर हमारी लाइन है और यही हमारा पॉइंट्स भी है, तो ये हमारा आर स्क्वायर इस केस में क्या हो जाएगा, 1 के काफी करीब हो जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है। बट अगर हमारी लाइन अलग और ये हमारी लाइन रही, ये सारे पॉइंट्स रहे, ठीक है, और लाइन जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह से कहीं है, तो ये जो लाइन है ये इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू जो रहेगी वो काफी लो रहेगी, नियर बाय 0 रहेगी। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो आपको क्या देखना रहेगा कि आर स्क्वायर जितना अच्छा है उतना आपके लिए अच्छा। आर स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। जितना बेस्ट आर स्क्वायर रहेगा दैट विल बी द बेस्ट। ठीक है, तो बेस्ट आर स्क्वायर कैसे आएगा, मतलब तो अब हम कैसे मॉडल को डिटरमाइन करेंगे कि मॉडल अच्छा कर रहा है या बुरा करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडल का पता करने के लिए कि इट इज गुड और बैड, हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे एंड इट शुड बी नियर बाय, ये 1 के करीब आना चाहिए आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तो आर स्क्वायर जो रहता है 1 के करीब आना चाहिए। डन, आगे बढ़ो। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई शक शुबा गिला कुछ भी नहीं है, सब चीजें क्लियर है। पूछूंगा मैं बार बार क्वेश्चन घुमा घुमा के, आप इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ भाई, डन। चलो अभी मैं ये सब चीजें ना, देखो बहुत ज्यादा अंदर जाके वो बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स आपको इसका नहीं बता रहा हूँ, पहले ही मैं क्लियर कर दूं। उसका रीजन होता है कि पहला जो शॉट होता है वो थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, कि जिसमें आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, फिर उसके बाद इसका आपको मैथमेटिक्स समझना है, यू आर मोर देन वेलकम। आप लोग समझो और उसके बाद मेरे से क्वेश्चन पूछो। उसके लिए मैंने स्टेटिस्टिक्स वाली बुक भी आप लोगों को फॉरवर्ड करी हुई है, करिए सबको, ग्रुप पे है तो एक बार फॉरवर्ड कर देना। पार्थ, जो स्टेटिस्टिक्स की जो बुक है वो अपने सभी ग्रुप में घुमा देना है। ठीक है, या अंकित को बोल देना, वो घुमा देंगे, है ना। तो इन लोगों को भी दे देना। तो उसमें क्या होता है कि स्टेटिस्टिक्स के साथ में ये पूरा रिग्रेशन समझाया हुआ विद देयर करस्पॉन्डिंग मैथमेटिक्स। उसमें से कुछ चीजें आपको समझेगी, कुछ नहीं समझेगी, बट मैं यहाँ पे क्लास में बहुत ज्यादा उसमें घुस के आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं काम की बात निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे आपको चीजें भी समझ में आ जाए, आप काम भी कर पाओ, स्टडी भी कर पाओ और बोर भी ना। ठीक, बट अगर आपको स्टेटिस्टिक्स में जाना, यू आर मोर देन वेलकम, बहुत अच्छी चीज, बट थोड़ा सा आपको उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे। एंड देन भले मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बैठ के अलग से सिखा दूं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, चलो एक मिनट, हम एक मिनट बोलो। तो ये तो हमारा होगा आर स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर में किसी को प्रॉब्लम है? आर स्क्वायर मतलब क्या होता है, डेफिनेशन बोलो। आर स्क्वायर एक्सप्लेन्स द वेरिएबिलिटी ऑफ द मॉडल। ये सिंपल सा टर्म। तो जब भी आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है डिफाइन आर स्क्वायर, तो आप सिंपल सा बोलो आर स्क्वायर इज आल्सो नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन एंड इट एक्सप्लेन्स द वेरिएबिलिटी इन द मॉडल। सिंपल, कुछ नहीं, दो शब्द का आंसर है। वेरिएबिलिटी इन द मॉडल मतलब कि ये बताता है कि ये जो मॉडल है कितना वेरिएबल है, इसके अंदर का जो भी वेरिएशन है वो अपने को आर स्क्वायर से पता चल जाता है। आर स्क्वायर वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 and 1. More closer the values of r square towards the 1, better the model. More closer the value of r square towards the 0, not good the model. समझ आ गया, कोई परेशानी इसमें? डन। तो आर स्क्वायर जितना 1 के करीब होगा आपका मॉडल उतना अच्छे से बता रहा है। तो अब एक मेरे को बात बताओ, ये दो चीजों से हम लोग मॉडल नॉर्मली असेस करते हैं, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। अब
मेरे को एक बात बताओ कि जैसे हमारा आर स्क्वायर है, ठीक है, जैसे प्रॉफिट वाला केस, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट और सेल्स वाला मॉडल, तो प्रॉफिट अपना कितना था 1000, सेल्स कितना था 500 रुपये, प्रॉफिट अपना था 2000, सेल्स अपन ने बोल दिया इसके लिए 900 रुपीज और समथिंग। अब ये जो मॉडल था इसमें हमने बोला कि सेल्स जो है वो टोटली प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है, क्या ये बात सही है? सेल्स क्या टोटली प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है? नहीं तो मतलब क्या इंडिपेंडेंट है दोनों? हाँ सेल्स नहीं मैं तो ओ सॉरी उल्टा उल्टा बोल दिया, प्रॉफिट जो है वो सेल्स पे डिपेंडेंट है, फुली डिपेंडेंट, ठीक है। तो इसका मतलब कि सेल्स के थ्रू जो हमने प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया वो 100% करेक्ट हो सकता है? नहीं, क्यों? हाँ, और भी कुछ चीजें हो सकती है जो आपके प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट करती है, जैसे सेल्स तो ठीक है एक पॉइंट ही है, बट उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी है कि भाई तुम सेल्स कैसे करोगे, तो सेल्स करने के लिए एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, तो एम्प्लॉय सैलरी हो सकती है, तो एम्प्लॉय सैलरी क्या करेगी आपकी प्रॉफिट में से जाएगी, फिर एक्सपेंसेस रहेंगे वो प्रॉफिट में से जाएंगे, रेंट तो जो रहेगा वो भी प्रॉफिट में से जाएगा, पब्लिसिटी जो रहेगी वो भी प्रॉफिट में से जाएगी, तो प्रॉफिट सिर्फ सेल्स पे डिपेंड नहीं करता, ठीक। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले बोला कि चलो प्रॉफिट वाला मॉडल बनाते, तो प्रॉफिट के लिए मैंने क्या करा, सेल्स का डेटा लिया और सेल्स और प्रॉफिट को आपस में फिट करने की कोशिश करी, जैसे अभी आप कोशिश कर रहे थे एज को लॉस इन थाउजेंड करने की, सिंपल लीनियर रिग्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक वेरिएबल, कर लिया आपने, करके आपको क्या मिला, कैसे पहचानोगे कि अच्छा मॉडल है या बुरा मॉडल है? कैसे पहचानोगे, जल्दी बोलो यार, फटाफट बोला करो। आर स्क्वायर से और एरर्स, एरर निकालोगे और आर स्क्वायर निकालोगे तो उससे तुमको मॉडल का अंदाजा हो जाएगा, अच्छा है बुरा है क्या है, जो भी जैसा भी है वो है मॉडल, ठीक है, तो मॉडल का आपको अंदाजा हो गया। अब मॉडल का जो अंदाजा आपको हो गया है आर स्क्वायर से, अब उसका क्या करोगे आप, तो आप बोलोगे कि मॉडल को इम्प्रूव करें, मॉडल को इम्प्रूव करने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे करोगे काम, वही तो क्वेश्चन है। पहले तो आइडेंटिफाई करना कौन से फैक्टर जिससे मतलब फिर कर रहे हो तो परफॉर्मेंस को लो कर देते हैं। हाँ, तो मतलब उसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। मतलब पहला तो सिंपल सी बात ये होगी कि भाई आप आइडेंटिफाई करो कि प्रॉफिट और सेल्स का मॉडल है, सेल्स और प्रॉफिट डिपेंडेंट है, बट जरूरी थोड़ी कि सेल्स ओनली जो है वो प्रॉफिट को डिटरमाइन कर रहा है, सेल्स के साथ क्या, जैसे अभी हमने बोला एम्प्लॉय सैलरी खर्चे वगैरह ये सब चीजें भी तो है, तो आपने बोला कि हाँ बात तो सही है, तो प्रॉफिट के साथ में क्या करा, मैंने बोला चलो प्रॉफिट के साथ एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय सैलरी भी डाली, एम्प्लॉय सैलरी डाली तो अब क्या होगा, अब मॉडल पहले से अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा होगा, क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप मॉडल को दे रहे हो और काम की चीज दे रहे हो, तो मॉडल उसको सीखेगा कि हाँ भाई जितना सेल्स होता है उसका आधा जो हमारे पास है वो मार्जिन बच जाता है, वो मार्जिन कहलाता है, प्रॉफिट नहीं, और उस मार्जिन में से फिर हम लोग एम्प्लॉय सैलरी दे देते हैं, दोनों घट के जो बचता है वो हमारा क्या रहता है, प्रॉफिट बन जाता है, समझ आ गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर आपने क्या बोला, और इम्प्रूव करो, और इम्प्रूव करो तो आपने क्या करा, और एक वेरिएबल डाल दिया एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, तो वो भी क्या करेगा, अपना प्रॉफिट को कम करके नॉर्मल सही रेंज में लाने की कोशिश करेगा। आपने बोला वाह नए वेरिएबल डाल रहा हूं मैं और अपना आर स्क्वायर सुधर रहा है, तो आपने क्या करा, एक वेरिएबल और डाला, प्रीमाइसेस का जो रेंट वाला है वो डाला, तो आर स्क्वायर की वैल्यू और सुधर गई। फिर आपने बोला हाँ ये तो मजा आने लग गया हमको, इससे हमारे आर स्क्वायर की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, तो वेरिएबल लाओ वैल्यू बढ़ाओ, ये तो ऑफर है, नए वेरिएबल लाओ आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ाओ, तो आपने क्या करा, फिर नया वेरिएबल लाए ढूंढ के, क्या लाए, अब नया कौन सा वेरिएबल हो सकता है बताओ, तुम बताओ, और क्या हो सकता है, हाँ सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, ये तीन बोल दी, और मतलब आपने सोचना शुरू किया, आपने कोई नया वेरिएबल लिया है, डिस्काउंट परसेंटेज, ये भी डालोगे तो शायद आपका आर स्क्वायर का वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब एक चीज आपको रूल ऑफ थंब क्या समझ में आ गई, कि नए वेरिएबल डालोगे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, आ रहा है समझ में बात को? तो फिर क्या करें, और वेरिएबल लाओ आर स्क्वायर की वैल्यू और बढ़ाओ, ये तो चीजें चलती रहेंगी। तो आपने क्या करा, वेरिएबल डालते गए डालते गए डालते गए, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे हमारे पास कुछ वेरिएबल ऐसे रिलेवेंट बचेंगे ही नहीं, और आपको तो लालच आ गया है कि वेरिएबल डालो आर स्क्वायर बढ़ेगा, तो आपने क्या है, कोई भी एक वेरिएबल उठा के रख दिया, कोई भी एक वेरिएबल, मतलब
एजुकेशन डालती है एम्प्लॉइज का। अब एम्प्लॉइज का एजुकेशन शायद आपके सेल्स पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं करता, आपके प्रॉफिट पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं करता है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, बट इतना रिलेवेंट नहीं। बात समझ में आई? वो ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। जब वो डालोगे आप तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। अभी भी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा तो रिलेशन है कि भाई अच्छा एजुकेटेड आपके एम्प्लॉइज होंगे तो शायद आपकी सेल्स ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। वो बहुत थोड़ा सा रिलेवेंस है, नहीं बहुत थोड़ा सा है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ी मे बी 0.5%, पर ये वैल्यू डाल के कुछ फायदा है क्या, ये अब अपने को समझना पड़ेगा। क्योंकि आपने डाली वैल्यू और उससे जो इंक्रीमेंट हुआ, जो फायदा हुआ, वो क्या हुआ? बहुत थोड़ा सा। तो ये जो बहुत थोड़ा सा फायदा है, इसके लिए नया वेरिएबल लाना अपने आप में एक कॉस्ट होता है। कि नया वेरिएबल हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने कम वेरिएबल रखें उतना अच्छा है। मॉडल को जितना सिंपल रखें, इस चीज को बोलते हैं सिंपल मॉडल। तो मॉडल को जितना सिंपल रखें उतना अच्छा, कम से कम वेरिएबल में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस। ज्यादा वेरिएबल डालोगे तो मॉडल को क्या आता है? कॉस्ट आता है। ठीक है। और अगर आपने जो वेरिएबल अभी डाला वो आपके वाई से रिलेटेड ही नहीं है, अगर जो आपने वेरिएबल डाला वो आपके वाई से रिलेटेड ही नहीं है या बहुत कम रिलेटेड है, तो फिर वो मॉडल के लिए नुकसान होता है। एक तरह का नुकसान होता है। तो उससे क्या होता है कि आर स्क्वायर का तो सिंपल प्रिंसिपल है कि आप ज्यादा वेरिएबल डालो, आर स्क्वायर की वैल्यू नॉर्मली इंप्रूव होती है, बढ़ती है। ठीक। बट हमको कुछ ऐसी भी चीज चाहिए, हमको कोई ऐसी भी चीज चाहिए जो कि ये देख सके कि भैया तुम वेरिएबल तो डाले जा रहे हो, पर ये वेरिएबल जो है वो रिलेटेड नहीं है। तुमने गलती करी तो यू शुड नॉट पुट अ न्यू वेरिएबल। हमको नया वेरिएबल नहीं डालने चाहिए थे। तो एक ऐसी चीज भी चाहिए जो उसको मॉनिटर करे कि यार तुम जो वेरिएबल डाल रहे हो काम का है या नहीं काम का। अगर आप बिना काम का यानी इररिलेवेंट वेरिएबल डालोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको इंडिकेट करे कि यार तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो उसी के लिए ही हमारे पास एक टर्म और होती है जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर में डिफरेंस क्या है? एडजस्टेड आर स्क्वायर जो रहता है वो आपको आर स्क्वायर ही होता है, बट इट पेनलाइज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर ड्यू टू एडिशनल वेरिएबल। तो आप जो नए वेरिएबल डालोगे उसके कारण ये क्या करता है कि पेनल्टी डालता है आर स्क्वायर को। आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी लगातार बढ़ रही है वेरिएबल के साथ। मान लो पहले बार में आपने जो रन किया तो आर स्क्वायर की वैल्यू 70% थी, दूसरे में 80 हो गई, तीसरे में 90 हो गई, फिर आपने एक वेरिएबल और डाला तो 95 हो गई, फिर एक और डाला तो 96 हो गई, एक और डाला तो 96.5 हो गई। तो आर स्क्वायर की वैल्यू तो लगातार वेरिएबल्स के साथ बढ़ना ही है नॉर्मली। बट एडजस्टेड आर स्क्वायर जो रहता है वो क्या करता है? तोलमोल करता है कि भैया आपने पहला वेरिएबल डाला तो ये 70 था, ठीक है चलो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है एडजस्टेड आर स्क्वायर को। दूसरा वेरिएबल डाला तो क्या इसको डालना चाहिए था? तो वो बोल रहा है कि हाँ इसमें सिग्निफिकेंट मूवमेंट है, 70 से 80% आ गया हमारे पास एक्यूरेसी, तो इसको डालना चाहिए था। तो दिस इज द फेयर वेरिएबल, सही वेरिएबल है, डाला। तो तीसरा भी फिर 90 हुआ तो वो भी बोलेगा है ये भी सही वेरिएबल है क्योंकि अच्छे उससे इसमें फायदा हुआ है, इसमें भी फायदा हुआ है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही आप ये डालने की कोशिश करोगे जिसमें बहुत कम फायदा हुआ है, ये क्या करेगा कि यार ये बोलेगा कि तुम बिना बात के वेरिएबल सेट करते जा रहे हो बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी गेन के लिए। क्या करना शुरू कर देगा? मॉडल को पेनलाइज करना शुरू करेगा। तो जहां आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 96.5 आ रही है, एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू शायद अपने पास और कम आ जाए। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे जो डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा तो आपको वहां पे समझ आ जाना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं आप अब इररिलेवेंट वेरिएबल डालना शुरू कर दिए। ठीक है। तो कई बार आप केस में देखोगे कि एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू छोटी होती है और आर स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होती है। जब भी ऐसा अगर आप समझ रहे हो तो इसका मतलब समझ लो कि आप कहीं ना कहीं इररिलेवेंट वेरिएबल डालना। क्लियर? डेफिनेशन क्या है एडजस्टेड आर स्क्वायर की, भरत? चेक लगाता है आर स्क्वायर। हाँ, तो एडजस्टेड आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर विच पेनलाइज, ये टर्म यूज करना, विच पेनलाइजेस द आर स्क्वायर ड्यू टू एडिशन ऑफ इररिलेवेंट वेरिएबल। तो इररिलेवेंट वेरिएबल जैसे ही आप मॉडल में डालोगे तो ये क्या करेगा? मॉडल के आर स्क्वायर में पेनल्टी डालता है, एनालाइसिस मतलब पेनल्टी डालता है आर स्क्वायर के ऊपर इररिलेवेंट वेरिएबल एडिशन करने के बाद। क्लियर? हर्षित कोई प्रॉब्लम है? नो। है ना? चलो, तो ये तीन चीजें समझ में आ गई। तो अब हम क्या देखेंगे? पहला देखेंगे एरर्स देखेंगे, मॉडल को असेस करना है तो। दूसरा क्या देखेंगे? आर स्क्वायर। तीसरा एडजस्टेड आर स्क्वायर।
डन, आगे बढ़ो। चलो तो आपको दिखा देते हैं ये चीजें। अरे हर्षित, आपको स्क्रीन दिख रही थी क्या, व्हाइट बोर्ड? यस सर, अब नहीं दिख रहा। अभी नहीं दिख रहा, पहले दिख रहा था क्या? यस। अच्छा, मतलब मैंने शेयर किया था। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, आर स्क्वायर निकालने की कोशिश करी। तो आर स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट था। आर स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो वही है स्केलर मैट्रिसेस में से R2 स्क्वायर नाम का जो रहता है वो फंक्शन को इंपोर्ट कर दो। ठीक है, तो ये फंक्शन को इंपोर्ट करोगे और इंपोर्ट करके आप इसको यहाँ पे रन कर दो। ठीक, दबा दो कंट्रोल एंटर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 0.29। अच्छी है, बुरी है, क्या है? दम नहीं है, मजा नहीं आया। 1 की तरफ ज्यादा होनी चाहिए थी इसको, अभी तो 0 की तरफ जाता है। तो समहाउ हमने जो मॉडल बनाया है अच्छा नहीं है। ठीक, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना। ठीक, तो अभी तक हमने क्या करा, मॉडल को असेस कर लिया है। पहला क्या करा आपने, मॉडल फॉर्म किया, फॉर्म करने के बाद उसको असेस किया, असेस किया, रिजल्ट को देखे। अब उसको क्या कर रहे हैं आप लोग, इंप्रूव करना है। इंप्रूव कैसे करोगे, इंप्रूव करने के अलग अलग तरीके होते हैं मॉडल। ठीक, अब मॉडल इंप्रूवमेंट के अलग अलग जो तरीके होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब मॉडल आपको इंप्रूव करना है तो मॉडल को कैसे करेंगे इंप्रूव या ऑप्टिमाइज। ठीक है, तो मॉडल का आप क्या कर रहे हो, इंप्रूवमेंट कर रहे हो। मॉडल कैसे इंप्रूव करोगे, तो मॉडल इंप्रूव करने के अलग अलग तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका होता है नॉर्मलाइजेशन या स्केल। तो स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये अभी हम लोग नई नई टर्म्स आपको लग रही होगी बहुत सारी पढ़ रहे हैं, बट ये सेम चीज बार बार अब रिपीट होगी पूरी थ्रू आउट। तो स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग मतलब क्या होता है कि पूरे डेटा को एक ही स्केल पे लाना, पूरे डेटा को एक ही स्केल पे लाना। मतलब क्या कि भाई हमेशा एक एग्जांपल लेता हूं मैं, शायद पार्थ को तो अभी याद भी हो गया होगा, कि हमारे पास एक टेबल है, एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड है किसका, एम्प्लॉयज का। अब एम्प्लॉयज का जो हमारे पास रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के बेसिस पे हम कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करें। तो जो एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, तो ये हमारे पास है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है या नहीं, या एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन का स्कोर 1 2 3 4.5 6 और वॉट एवर। तो हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट का सेटिस्फेक्शन स्कोर, सेटिस्फेक्शन का स्कोर पता करना की कोशिश कर रहे हैं। अब सेटिस्फेक्शन का स्कोर जो रहेगा वो, मान लो हम लोग दो बातों पे निर्भर कर रहा है, दो बातों पे पता करने की कोशिश करें। पहला सैलरी और दूसरा है डिस्टेंस ऑफ ऑफिस फ्रॉम हिज होम, घर से ऑफिस के बीच का डिस्टेंस। ठीक, अब ध्यान देना क्या क्या होगा। मान लो इसकी सैलरी है 50,000। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस है मान लो 50 किलोमीटर, और इसका सेटिस्फेक्शन स्कोर जो है वो रह गया 2.1, मतलब वेल सेटिस्फाइड है। दूसरे की सैलरी है मे बी 45,000 और डिस्टेंस इसका है 5 किलोमीटर, इसका सेटिस्फेक्शन स्कोर है 4.6। सभी सेम, बाय द वे डिस्क्लेमर, की सभी सेम कैपेबिलिटी वाले लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं कि भाई कोई सीनियर है जूनियर है, ऐसा नहीं, सब एक ही ग्रुप के हैं, ताकि हम लोग इसको सही से कंपेयर करें। फिर एक और है बंदा जिसकी सैलरी है 10,000 रुपए, और बाकी अगर बोलेंगे तो डिस्टेंस जो है वो ये भी 5 किलोमीटर है, तो इसका सेटिस्फेक्शन स्कोर भी है 2.3 के आसपास। अब इसमें ये वाले रिकॉर्ड में आप देख के बता सकते हैं क्या कि कौन सा फैक्टर है जो
इसके सेटिस्फेक्शन की वजह हो सकता है। बताओ कौन सा फैक्टर है जिसके कारण ये सेटिस्फाइड है? सैलरी के कारण? अभी बताओ। अभी ये किस कारण सेटिस्फाइड है? सैलरी के कारण या डिस्टेंस के कारण? स्ट्रेट फॉरवर्ड का आंसर है सैलरी के कारण। दिख रहा है कि सैलरी ठीक ठाक है। इसके डिससेटिस्फाई होने का रीजन पता है क्या? सैलरी अगेन। अच्छा, इसके डिससेटिस्फाइड होने का रीजन क्या है? इसका है डिस्टेंस। सैलरी तो इसकी अच्छी। अब परेशानी कहाँ? तो परेशानी कहाँ होगी? आपने बनाया रिग्रेशन इक्वेशन y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1, तो x1 की जगह आपने डाल दी सैलरी प्लस बीटा 2 x2 की जगह आपने क्या डाल दिया? डिस्टेंस डाल दिया। अब क्या होगा? तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? बीटा 0 प्लस बीटा 1, और जब आप सैलरी की वैल्यू यहां से उठा के यहां रखोगे क्या होगा? 50,000 प्लस बीटा 3 ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो उसको डिससेटिस्फाई कर रहा है, तो डिस्टेंस में आपने रख दिया 50। अब डिस्टेंस का कोएफिशिएंट यहाँ पे होना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि ये तो सेटिस्फेक्शन स्कोर को कम कर रहा है ना इधर की तरफ। तो पर जब यहाँ पे आप कैलकुलेशन बनाने जाओगे तो कैलकुलेशन बनाने में आपको क्या दिखेगा कि भाई ये जो चीज है सैलरी, क्योंकि वैल्यू में बहुत ज्यादा है, वो इस पर्टिकुलर चीज के इंपॉर्टेंस को कम कर देगी। भाई अगर मैंने लिखा 50,000 प्लस 50, अगर ये कोएफिशिएंट 1 1 हो तो ये जो 50 है डिस्टेंस है वो कितना होगा? 50। जब ओवरऑल निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 50,000 50। मतलब ये जो 50 का जो इम्पैक्ट है वो इस पूरे ओवरऑल सेटिस्फेक्शन स्कोर पे क्या रहेगा? बहुत थोड़ा सा। 50,000 के कंपैरिजन में 50 क्या कुछ भी नहीं। तो इसका जो इंपॉर्टेंस है डिस्टेंस का वो क्या होगा? अपने आप ही खत्म हो जाएगा इक्वेशन। तो एक तरह से ये जो डिस्टेंस वाला वेरिएबल है ये कोई काम का ही नहीं रहेगा। आपने डाला या ना डाला सेम आंसर आएंगे आपको, या बहुत लगभग सेम आंसर आएंगे। तो ये जो 50,000 का जो एक डिफरेंस है वो आपको क्या करेगा? जीरो हो जाएगा यहाँ। क्यों जीरो हो गया या क्यों इतना कम हो गया? क्यों कम हुआ? हाँ, डिफरेंस बहुत है। तो जब दो वेरिएबल्स के बीच का वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि एक है 50,000 दूसरा है 5,000, तो उस केस में जो बड़ा वैल्यू वाला जो वेरिएबल रहता है, जैसे सैलरी यहाँ पर है, ये बड़े वैल्यू वाला वेरिएबल जो रहता है वो छोटे वाले वेरिएबल को खा जाता है, मतलब उसका इम्पैक्ट जो रहता है वो खत्म कर देता है। सैलरी का नहीं तो डिस्टेंस का यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली इस सैलरी वाला जो वेरिएबल है वो जो रहा वो डिस्टेंस वाले वेरिएबल को खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट उसका इम्पैक्ट खत्म कर दिया। तो ये हमारे लिए क्या होता है कि फिर मॉडल में नुकसान है। क्यों? मॉडल की एक्यूरेसी यहाँ से कैसे प्रभावित हो गई भरत? एक्यूरेसी पे क्यों फर्क पड़ गया यहाँ पे? 50 वैल्यू कैलकुलेट करो। हाँ उसी वैल्यू को 50 से कैलकुलेट करना। हाँ, तो 50 वाले का जो वजह नहीं है उसका जो प्रभाव कम है, तो उससे 50 से आता ज्यादा प्रभाव है। हाँ, तो उससे एक्यूरेसी पे क्या फर्क आता है? एक्यूरेसी पे जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी आर स्क्वायर, एक्यूरेसी तो होती नहीं है, आर स्क्वायर कैसे बढ़ता है? वेरिएबल बढ़ाने से। अच्छे वेरिएबल बढ़ाने से। क्या आपको लगता है कि डिस्टेंस एक अच्छा वेरिएबल? वेरिएबल तो अच्छा है, बट परेशानी उसकी मैग्नीट्यूड की है, यानी उसकी वैल्यू की है। वेरिएबल तो बहुत अच्छा है। तो हमने क्या, जब डिस्टेंस वाला वेरिएबल डाला तो उससे आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़नी चाहिए थी, बहुत सारी बढ़नी चाहिए थी, पर वो बढ़ती नहीं है। और उसका कारण क्या है कि जो नए वेरिएबल को हमने डाला उसको, उसका जो इम्पैक्ट आना चाहिए था मॉडल पे उसको सैलरी ने खत्म ही कर दिया, क्योंकि सैलरी की जो वैल्यू है वही जो रहेगी वो बेचारे आर स्क्वायर को छुपा देती है, तो उसका फायदा ही नहीं हमको मिलेगा, राइट। तो मॉडल पे अगर किसी वेरिएबल का आपको फायदा लाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सारे वेरिएबल का जो मैग्नीट्यूड है लगभग लगभग सेम होना चाहिए, तभी उनका फर्क आपको दिखेगा।
जैसे अगर मैं यहाँ 50,000 की जगह, ये 50,000 को ऐसे लिखने की जगह अगर मैं ऐसे लिखता सैलरी इन 1000, तो ये 50 हो जाता, ये 45 हो जाता। तो उस केस में ये 50 और ये 45 दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर ट्रीट करते हैं। समझे कि जब वेरिएबल्स का जो स्केल है, वेरिएबल्स का जो स्केल है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि जो सैलरी थी उसका स्केल पहले कितना था इन नंबर्स यानी यूनिट्स, और अभी उसको क्या कर दिया इन थाउजेंड्स। तो थाउजेंड्स में जैसे उसका स्केल चेंज किया, स्केल चेंज किया मतलब यूनिट चेंज करी, तो ऑटोमेटिकली दोनों वेरिएबल एक दूसरे के बराबर हो गए और फिर दोनों दूसरे वेरिएबल का ओवरऑल मॉडल पे भी इम्पैक्ट आना शुरू। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्केलिंग का प्रक्रिया, स्केलिंग का प्रोसेस। अब ये तो क्या है कि मैं देख रहा था तो देख के मैंने यहाँ पे बदल दिया इसको ऑन द फ्लाई, बट आप लोगों के पास इतना वो ज्यादा वेरिएबल रहेंगे तो मुश्किल होगी ये सारी चीजें। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप टेक्निक यूज करते हैं स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन, इसी को स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन करने से सारे वेरिएबल जो रहते हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज में चले जाते हैं और दोनों बराबर इम्पैक्ट देना शुरू, ठीक है। तो पहला क्या करोगे, नॉर्मलाइजेशन करोगे या स्केलिंग करोगे। बात समझ में आ गई भाई, मैं पूछूंगा क्वेश्चन फिर से। चलो हर्षित आ गया समझ में। यस सर। ओके, तो एक तो ये फायदा, ये तरीका हुआ। एक और तरीका होता है कि अब आप क्या कर सकते हैं, स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन के सिवा एक प्रॉब्लम और होती है और उसको हम बोलते हैं वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन। अब वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो, वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया था कि y इक्वल टू mx प्लस सी, ये किसकी इक्वेशन है, हाँ स्ट्रेट लाइन की, और साथ में y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1x जो रहता है वो किसकी है, लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन, लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन। अब अगर ऐसी इक्वेशन पे हम जाते तो हम बोलेंगे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 टाइम्स ऑफ सेल्स। लीनियर इक्वेशन हो गई, लीनियर रिलेशनशिप हो गई, ठीक। कभी हमारे पास देखने के बाद ऐसा पता चलता कि अगर प्रॉफिट जो है वो सेल्स के स्क्वायर के बराबर में, तो फिर क्या होता, लीनियर रिग्रेशन हो तो जाता पर वो इफेक्ट अच्छा नहीं देता, है ना, वो बराबर रिजल्ट नहीं देता, रिग्रेशन रन होने से मना नहीं करते। तो ये जो केस रहता है जिसमें एक्स और वाई के बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ये हमारा एक्स रहा ये वाई रहा, दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, तो ऐसे केसेस में हमको फिर से आर स्क्वायर की वैल्यू डाउन यानी एक्यूरेसी खराब दिखने लग जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया कि ये जो सेल्स यहाँ पे डाल रहे थे, इस सेल्स की जगह आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ सेल्स डाल सकते। तो उससे क्या होता है कि जो स्क्वायर, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ सेल्स, उससे क्या होता है, ये स्क्वायर का इम्पैक्ट जो था स्क्वायर रूट से खत्म हो जाता है और चीजों में फर्क आना शुरू। या फिर अगर दोनों में रिलेशनशिप है तो हम क्या कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट की जगह पे जो भी वेरिएबल है उसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो क्योंकि आप रन कर रहे हो लीनियर रिग्रेशन, बट अपने आप में वो बन जाता मल्टीनोमियल रिग्रेशन। तो जब भी आप वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन करते हो मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक्स वेरिएबल का लॉग ले लिया, स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया या कुछ, ठीक है। इसको बोलते हैं वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन। इससे भी चीजें सुधरने के चांसेस। तो क्या करोगे आप, हर वेरिएबल का लॉग, स्क्वायर रूट या स्क्वायर जो है वो लेके काम चलाने की कोशिश करें, इससे भी फायदा मिल जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। क्लियर, कोई डाउट। अब उसके बाद और क्या कर सकते हो, तो और आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आउटलायर रिमूव कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल रिमूव कर सकते हो। इररिलेवेंट वेरिएबल जो है वो
हटा दो मॉडल से। तो ये सारी चीजें आप लोग क्या कर सकते हो, मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए यूज। ठीक है, तो मॉडल को अगर आपको यूज करना है तो ये सारी चीजें, मतलब मॉडल को इम्प्रूव करना है तो ये सारी एक्टिविटी आप लोग कर सकते। क्लियर? आप देखते हैं मॉडल को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वो होता है क्या। अब मॉडल को इम्प्रूव करना है मतलब क्या करना पड़ेगा कि हम थोड़ा सा मॉडल के अंदर चेंज करेंगे और फिर से मॉडल को रीरन करेंगे। ठीक, अब वो बार बार मॉडल को चेंज करना और रीरन करना थोड़ा सा एक लंबा काम हो जाता है कि भाई जैसे हमने बोला नॉर्मलाइज करो, तो नॉर्मलाइज किया डेटा को, और नॉर्मलाइज करने के बाद फिर से आपने क्या करना है, वही 5 स्टेप फॉलो करना है कि पहले एक्स और वाई में मॉडल को तोड़ा, फिर उसके बाद तोड़ने के बाद क्या करा, उसका स्केलिंग किया, फिर उसके बाद उसमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, फिर उसके बाद इंपोर्ट ऑब्जेक्ट फिट प्रिडिक्ट, और फिर उसके बाद एरर्स नापना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साइकिल हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने का तरीका क्या होता है कि भाई आप एक फंक्शन बना लो पाइथन वाला, जो आप लोग बनाते ही आ रहे हैं, पाइथन की तो कोडिंग कर रहे हैं, उस फंक्शन में आप बहुत सारी चीजें पहले ही कर लो एक साथ, तो आपको बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा चेंज करो और फिर फंक्शन कॉल करवा। तो मैंने भी वही कोशिश करी, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया। क्या बनाया फंक्शन, मॉडल नाम का मैंने फंक्शन कर दिया, MODL। तो फंक्शन का नाम है MODL, मॉडल नाम का फंक्शन। इसमें मैं क्या ले रहा हूँ, तो इसमें मैं डेटा फ्रेम ले रहा हूँ, डेटा फ्रेम मतलब जिसमें अपना डेटा है, और लेने के बाद फिर तो अपनी मॉडल की स्टेप्स होती है। क्या क्या होती है मॉडल की स्टेप, पहली क्या होती है, नहीं, एक्स एंड वाई वेरिएबल डिफाइन करना। तो हमने एक्स वेरिएबल भी डिफाइन कर दिया और वाई वेरिएबल भी इसमें डिफाइन कर दिया। एक्स और वाई वेरिएबल डिफाइन करने के बाद क्या होती है, टेस्ट और ट्रेन में स्प्लिट करना। तो वो हमने यहाँ पे कर दिया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में पूरा तोड़ दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होती है, इंपोर्ट। तो आपने क्या करा, ये रिग्रेशन मॉडल बनाया और उसको इंपोर्ट कर दिया। तो इंपोर्ट ऑब्जेक्ट और फिर फिट, तीनों स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दी, वन आफ्टर अनदर। फिर क्या करना रहता है, प्रेडिक्ट करना रहता है, या उसके पहले अगर आपको अगर इसके कोफिशिएंट्स देखने तो वो देख लीजिए, और उसके बाद प्रेडिक्ट कर, प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक, प्रेडिक्ट करने के बाद क्या करना रहता है, एरर्स निकालने होते हैं। तो आपने एरर निकाले, ये मैट्रिसेस को इंपोर्ट किया, MAE निकाला, MSE निकाला, RMSE निकाला और R स्क्वायर निकाला। अब एक ही आपने फंक्शन में सब काम कर। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ, उससे फायदा सिर्फ इतना हुआ कि अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है, जैसे स्केलिंग करनी है, तो स्केलिंग करो और सीधे जो भी डेटा बनता है उसको इस फंक्शन में कॉल कर दो, तो ये फंक्शन पूरा एक साथ रन होकर आपको सीधे फाइनली ये रिजल्ट दे। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, पहले मैं ये फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, और अब हम कर रहे हैं मॉडल में इंप्रूवमेंट। तो मॉडल में इंप्रूवमेंट करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले आपने मॉडल जो भी था उसकी एक कॉपी बना ली, मतलब अपनी डेटा फ्रेम की कॉपी बना ली, ताकि बहुत ज्यादा चेंजेस ना हो, डेटा लॉस नहीं करेगा। डेटा फ्रेम का नाम क्या था आपका, DF न्यू है, क्या है, हाँ DF न्यू है। तो डेटा फ्रेम का नाम है DF न्यू। तो DF न्यू की आपने कॉपी बना ली। ठीक है, न्यू 3 बन गई या न्यू 2 बन गई, जो भी आपको करना है, या न्यू 2 बना लो, बन गया DF न्यू 2। अब उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, तो अब आप ये DF न्यू 2 जो बना है उसकी स्केलिंग, तो स्केलिंग कैसे करेंगे, स्केलिंग या नॉर्मलाइजर, तो उसमें क्या करेंगे, स्केलर प्री प्रोसेसिंग उठाएंगे, उसमें से मिनमैक्स स्केलर को इंपोर्ट कर लेंगे। क्या करता है स्केलिंग, सारे वेरिएबल को एक जैसा दिखाता है, 0-1 के बीच में बाउंड करने की कोशिश करता है, पॉइंट्स में बाउंड करने की कोशिश करता है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि स्केलिंग से पहले कैसे दिखते थे वेरिएबल, और देन उसके बाद बताऊंगा स्केलिंग के बाद कैसे दिखते हैं। तो आपने क्या करा, पहले मिनमैक्स स्केलर को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर अब उसको
फिट और ट्रांसफॉर्म करना बचा है, जो मैं अभी आपको अगली स्टेप में करूंगा। तो पहले मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया और उसके बाद ये वेरिएबल को देखने की कोशिश करता हूँ कि कैसा दिखता है। ठीक है, और अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फिट करने की कोशिश करी। तो इंपोर्ट ऑब्जेक्ट फिट, तो आपने क्या कर दिया, फिट किया, और फिट के बाद क्या किया, फिट के बाद प्रेडिक्ट की जगह ट्रांसफॉर्म होता है। जब भी आप डेटाबेस चेंज करते हैं या कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो फिट की जगह होता है ट्रांसफॉर्म। तो आपने फिट की जगह ट्रांसफॉर्म, और अब डेटा फ्रेम देखोगे तो ये ऐसे दिखने लग गई। इसमें अगर आप देखोगे तो आपके जो काम के वेरिएबल थे जिनको करना था आपको, वो एज था। आपको हाँ अच्छा, तो डेटा फ्रेम 2 लिया था। हाँ अभी भी आ रहा है वो, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? जो है ना, वो जो अपन ने उसके पहले जो ड्रॉप करा है, उसके पहले के DF2 में भी अगर आप बोलोगे तो एज है हमारे पास, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ये सब है ना, मेल सिंगल है। अच्छा, यहाँ पे बड़ा कैसे हो गया? ये बात अच्छी है, ये बात सही है कि हमने जो DF न्यू 2 लिया था शायद इसको रन नहीं किया होगा हमने। हाँ ऊपर जो डॉट कॉपी वहाँ पे पूरा परसेंट ऊपर ही वेस्ट कर दिया, पर अपने पूरी अब तो 2 भी बदल गया, क्यों? कौन से में अपने को एक्चुअल वैल्यू मिलेगी? तो वही ना, ये ड्रॉप करने वाला, वो गड़बड़ कर दी ना हमने। नहीं, इनका कहना ये है कि जो अकाउंट नंबर और आपने जो स्केलिंग वगैरह करी थी, ये अपना इनकोडिंग वगैरह करी थी, वो किसी दूसरी डेटा फ्रेम में DF न्यू में, DF अंडरस्कोर न्यू है। एक मिनट ये देख लेता हूँ न्यू में पढ़ा है क्या? नहीं है, अभी यहाँ तक डमी बनाई ड्रॉप करेंगे। कहीं नहीं न्यू था। ठीक है, इसको एक बार ऐसा कर लेते हैं, DF डेटा फ्रेम के साथ ये प्रॉब्लम आ गई, एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गए, तो उसको अपन फिर से रीरन कर रहे हैं। ठीक है, SOS हो गया, SOS इमरजेंसी मत करा करो, उसमें वो इधर उधर कॉल चले जाएंगे तो मुश्किल आएगी। कि आपने क्या करा, वो गलती से ये मेरिट वाली डेटा, मेरिट वाली जो थी और जेंडर वाली जो थी वो भी चली गई थी, तो उसको अवॉइड किया है। उसको अवॉइड करने के लिए आपने ये सब किया, फिर कॉन्केट कर लिया। आपके पास अभी डेटा फ्रेम बन गए DF न्यू, और DF न्यू में ठीक है, अगर ये एक्स्ट्रा आते भी है ना, तो एनीवेज हमारे फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। फंक्शन में देखोगे तो हम सिर्फ चीजें ही सिलेक्ट कर अपने काम की, तो उससे फर्क नहीं आएगा जो आप बोल रहे हो ना बार बार। तो कहाँ गए हम लोग, कहाँ पे थे? हाँ, तो हम लोग स्केलिंग कर रहे थे। हाँ भाई, स्केलिंग, ये रहा मिन मैक्स स्केलर किया, और स्केलर करने के बाद वेरिएबल सिलेक्ट करें, और फिर उसके बाद उन वेरिएबल्स को आपने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपके पास ये आ गया। ठीक, अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो पहले एज जो थी वो क्या थी और अभी एज क्या है। पहली जो एज थी, अगर आप बोलोगे DF न्यू, तो DF न्यू में हमारे पास एज क्या थी, 24 ईयर, 31 ईयर, 56 ईयर, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 5, 10, 37, और नंबर ऑफ व्हीकल 1। मतलब इसमें और इन सब में बहुत ज्यादा डिफरेंस है मैग्नीट्यूड का। अभी हमने जब ट्रांसफॉर्म किया तो ट्रांसफॉर्म में देखोगे तो ये सब जो है लगभग लगभग सेम एक ही वैल्यू के आसपास में आ गया। तो वो जो इम्पैक्ट वाली जो वैल्यू मैंने बोली थी वो खत्म हो गई यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। बाकी यहाँ पे ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं इस चीज का, वो बात अलग है। ठीक है, बट आपने डेटा फ्रेम को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको आपने क्या कर दिया, मॉडल में पास कर दिया।
जो मैंने फंक्शन बनाया। तो ये मॉडल क्या करेगा, ये अभी अपने एक्स और वाई वेरिएबल को सिलेक्ट करेगा, फिर उनके बाद में टेस्ट और ट्रेन स्प्लिट करेगा, फिर उसके बाद मॉडल को इंपोर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिट करेगा और प्रिडिक्ट करेगा, ये सारे काम कर देगा। तो आपको क्या करना, सिर्फ ये मैजिक फंक्शन कॉल करना। तो ये कॉल करवा दिया और ये सब कर दिया इसने। सबसे पहले क्या करा, इंटरसेप्ट दिखा दिया मॉडल का, बीटास दिखा दिए कि ये रे बीटास, फिर उसके बाद एमए दिखा दिया, एमएससी दिखा दिया, ये दिखा दिया, और आर स्क्वायर वैल्यू। आर स्क्वायर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में। अब ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद फायदा नहीं हुआ तो अब क्या किया जाए, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अलग अलग तरीके के बताए थे, स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन एंड सो ऑन। तो चलो ट्राई करते हैं, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई करते हैं। लॉग किस पे करना है, तो एज हमारे पास एक फैक्टर है जो हम यूज कर रहे हैं, और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा कि पहले लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करा किसके ऊपर, एज पे। अलग अलग तरह के ये हिट एंड ट्रायल होता है, इसमें आप कुछ ऐसा फिक्स नहीं कि इसमें यही करोगे इसमें वही करोगे। आपने क्या करा ट्रांसफॉर्मेशन में कि एज पर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देखा, लॉगरिथम वाला, और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस था उस पे क्यूब कर दिया, उसका 3 गुना पावर जो रहती थी, जैसे स्क्वायर होता है वैसे क्यूब करके देख लिया, और ट्राई किया कि इससे कुछ होता है क्या। क्यूब की जगह अगर आपको ये भी करना है, स्क्वायर करना, तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्वायर बन जाए। तो ये करके देख लो, इससे कुछ फायदा होता है क्या। ये 4 नहीं है हमारे पास, ओके, ये रन करना भूल जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं डेटा क्या है इसके अंदर, तो डीएफ न्यू 4, इसमें क्या डेटा आ गया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपने ये करके देख लिया। अब ये करोगे तो इसके अंदर, मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ पे क्या हुआ, स्केल्ड डेटा आया है, स्केल्ड नहीं आना चाहिए था एक्चुअली। कर दो, स्केलिंग करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केलिंग करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन करो या स्केलिंग करने के पहले ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों में लगभग लगभग सेम है। मतलब स्केलिंग के पहले करोगे तो फिर बाद में स्केलिंग करनी पड़ेगी, तो हमने पहले स्केलिंग कर दी और फिर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई फर्क नहीं आया। तो ट्रांसफॉर्म करके देख रहे हो आप, उससे कुछ फायदा होता है क्या। तो ये डेटा फ्रेम 4 वाली है, उसमें आपने देखा कि आपने क्या किया, यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का स्क्वायर कर दिया और इसका लॉग कर दिया। तो आपकी मर्जी, आपको जो करना है, हिट एंड ट्रायल है, आप लॉग करो, आप स्क्वायर लो, आप क्यूब लो, कुछ भी कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल से ट्राई कर रहे हो, एंड देन उसके बाद वही फंक्शन कॉल कर दिया नई डेटा फ्रेम के साथ, और चेक करने की कोशिश करी कुछ फायदा हुआ क्या, क्या एरर आ रहा है। अच्छा, मिसिंग वैल्यू है, इनपुट कंटेंट्स मिसिंग वैल्यू। तो मिसिंग वैल्यू क्यों आ रही है, मिसिंग वैल्यू कहाँ से आ गई इसमें। मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, फिर ये एरर क्यों दे रहा है कि यहाँ पे कंटेंट्स नन, इन्फिनिटी भी है। हाँ ओके, अभी देखो ये ध्यान देना, ये कंफ्यूजन है कि यहाँ पे आपको समझा मेरे को क्या परेशानी थी। यहाँ पे एरर आया तो मैंने यहाँ पे देखा कि एन मतलब मिसिंग वैल्यू होती, तो मैंने देखा कि ये मिसिंग वैल्यू को बोल रहा, तो मैंने जाके चेक किया मेरे डेटा सेट में, तो यहाँ पे मिसिंग वैल्यू तो कहीं पे भी नहीं थी। तो फिर क्या परेशानी हो सकती है, तो फिर ये बोला इसने कि मिसिंग वैल्यू या फिर इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो ये इन्फिनिटी वाला एरर ध्यान आया क्यों आ रहा है, इन्फिनिटी क्यों आ रहा है। जिन लोगों ने लॉग पढ़ा होगा, तो लॉग जीरो जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो टेंशन मत लो, सुन लो, बट लॉग जीरो जो रहता है वो इन्फिनिटी होता है। तो जब हम लॉग लेने की कोशिश करें तो वो जो लॉग जीरो होगा वो इन्फिनिटी बन गया होगा, इसलिए एरर चला जाएगी। तो लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले हमको जीरो हटाने पड़ेंगे, या फिर लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन अवॉइड करते हैं, दूसरा करके देखते हैं। चलो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका भी वही कर देते हैं, स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, कि इसको इसी से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, या स्क्वायर रूट कर लो, जो भी आपको लग रहा है, स्क्वायर रूट कर लो, ठीक है। तो हाँ पर एज है ना, एज के नेगेटिव में होनी नहीं चाहिए। तो SQRT स्क्वायर रूट के लिए इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट लिया है कि भाई तुम स्क्वायर रूट ले रहे हो तो नेगेटिव में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट जो रहता है वो इमेजिन नंबर हो जाता है। तो
नहीं थी क्योंकि ये एज है, एज कभी नेगेटिव होगी नहीं। तो ये करके देख लेते हैं, ये करा और उसके बाद अपना मॉडल कॉल कर दिया। अब इसको क्या परेशानी आ रही है, शायद वो पुरानी वैल्यू पिकअप कर रहा है क्या? अब तो इसको इशू नहीं आना चाहिए। डेटा फ्रेम का नाम क्या था, चलो वहीं से शुरू करते हैं। डेटा फ्रेम तो अपनी डीएफ थी ना। ठीक है, इसी के ऊपर ही मैं करके देखता हूँ ताकि आपको ज्यादा परेशानी नहीं हो। तो मैंने क्या करा, नंपाई लिया स्क्वायर टी और यहाँ पे डीएफ। न्यू 4 बना, ये चेंजेस कर दिए। अब ये चेंज करने के बाद देखा आपने वार्निंग कुछ मैसेज वगैरह टाइम यहाँ पे आ रहा था येलो येलो, वो हट गया। शायद मुझे वो देखना चाहिए था शुरू में, पर वो हट गया, मतलब अब अपना मॉडल। अरे नहीं रन हुआ अभी भी। अब क्या आ गया, ओ ये समझा ये क्या है, एनकोडिंग। एनकोडिंग भूल गया, एनकोडिंग कॉपी करना पड़ेगा ऊपर से। ये एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट में प्रॉब्लम आती है कि भाई बहुत सारी चीजें आप कर चुके होते हैं, फिर आपको ध्यान नहीं रहता कि अच्छा ये करा के नहीं, वो करा के नहीं। डीएफ न्यू 2 अभी क्या हुआ है, अनफॉर्चुनेटली शायद चेंज हो गई होगी। एनकोडिंग वाला कॉपी कर लेते हैं एनीवेज। ये वाला है, और क्या हो गया भाई, अरे कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको। यहाँ एरर आ रहा था ना। हम्म, ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब आपका न्यू 4 जो है उसको देख लेता हूँ मैं क्या है, बातें मत करो यार प्लीज। तो ये न्यू 4 है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है मेरिट और इसकी, इसको हटा देते हैं। तो जेंडर को आपने डीएफ अंडरस्कोर न्यू 4 और ये बना दिया वेरिएबल 1। फिर इसको कट करो। फिर दूसरा क्या था, ये अंडरस्कोर न्यू 4 वेरिएबल 2 बना दिया। एंड देन उसके बाद आपने क्या कर दिया, दोनों को आपको ऐड करना है, तो आपने कॉन्केट कर दिए। तो ये पीडी डॉट कॉन्केट अंडरस्कोर न्यू 4 वो न्यू 4 में डाल दिया। ठीक, तो ये अभी कन्वर्ट नहीं हुआ। अभी हाँ नहीं हो गया ना, ये आ गया। ठीक है, अभी कन्वर्ट हो गया। तो अब अपने को मॉडल के अंदर तो खैर वो सिलेक्ट कर ही रहा है, ये सब मॉडल जो रहेगा जब रन होगा तो इन सबको ड्रॉप कर देगा एक्स्ट्रा चीजों को। तो अब मॉडल रन करके देखते हैं कि अब चलता है क्या, और चल गया। अब चला तो ध्यान दो, यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ, 0.29 से 0.30 हो गया है। अब चूंकि मेरे पास प्ले करने के लिए बहुत छोटा स्कोप है, क्योंकि डेटा सेट जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, उसके अंदर जो भी वेरिएबल है वो एज है और अपना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, 2 या 3 कॉलम ही जिसके ऊपर प्ले कर सकते हैं। बट बहुत सारे कॉलम होते हैं ना, तो उसमें ये जो इम्पैक्ट रहता है ये भी बड़ा आता है।
जैसे मेन चीज है अभी आपका लॉसेस इन 1000 जो है वो किस पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है? सैलरी पे, वो है ही नहीं यहाँ पे। इनकम पे तो डिपेंड करता है ना लॉसेस, फिर दूसरा सिबिल स्कोर पे, वो नहीं है यहाँ पे, तो मेन वेरिएबल नहीं है, इसलिए आपका रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे। बट एक चीज जरूर आपने देखी थी, जब जब आपने इसके अंदर स्केलिंग किया और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किया और साथ में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो देखो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे देखो 29 था, आर स्क्वायर वो 30 हो, इसी तरह से एरर्स भी कम हो गए होंगे। ठीक है, तो एरर जो था इसका MAE 146 है यहाँ पे, पुराना क्या था 148, MAE भी कम हुआ। फिर RMSC जो था 212, यहाँ पे देख लो कितना हो जाता है 212 का 211, तो कम हुआ है। ठीक है, तो ये इंप्रूवमेंट होता है, तो इसको स्टेज बाय स्टेज बार बार करना पड़ता है। ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बट एक एक करके इसको एग्जीक्यूट करते आओगे तो आपका मॉडल ऑप्टिमल स्टेट में। क्लियर? तो ये मैंने तरीके आपको बताया कैसे इंप्रूव करते हैं। फिर उसके बाद एक और अटेम्प्ट करना है तो हम कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करें, कुछ अलग तरह का चेंजेस कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर मैंने करके दिखाई थी आपको वैसे वाला, तो उससे चेंजेस आ गए। और क्या कर सकते हैं, आप स्क्वायर के बाद स्क्वायर रूट कर सकते हैं, मतलब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना, तो आप स्क्वायर रूट लगा दो, क्यूब लगा दो, क्यूब रूट लगा दो, ये सारी चीजों के साथ आप अलग अलग मॉडल के इटरेशन कर सकते हैं। बट मैंने जो सबसे अच्छा काम यहाँ पे आपके लिए किया है वो क्या है कि सीधे ये चेंजेस करने के बाद, मतलब वेरिएबल को मॉडिफाई करने के बाद सीधे ये कॉल कर दो, खत्म, आपको टेंशन ही नहीं, एक बार में समझ जाएगा, नहीं तो इतनी सारी स्टेप फिर से यहाँ पे लिखनी पड़ती बार 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 बार, वो बच गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके अंदर मॉडल का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो अभी पूछो। ये यूज केस एलजीडी वाला तो ये खत्म होता है अभी। सर हम इसमें स्क्वायर रूट ले रहे हैं। आपकी जो मर्जी को लो, स्क्वायर रूट लो, क्यूब रूट लो, क्यूब लो, कोसाइन लो, लॉग लो, रिग्रेशन का वो नहीं पड़ेगा। वायलेशन। हाँ तो वही तो इसीलिए तो स्क्वायर रूट ले रहे हैं कि हमने क्या कर दिया कि प्रॉफिट को सेल्स के स्क्वायर के साथ मैप किया, बट जो सेल्स का स्क्वायर है उसको हमने एक नया वेरिएबल का नाम दिया, लेट्स से अल्फा। वो लीनियर वो लीनियर ही बन गया ना कि अल्फा, अल्फा क्या है तो वो सेल्स स्क्वायर। तो एक तरह से हम लोग फिट क्या करते हैं, लीनियर रिग्रेशन, बट उसके अंदर इंपैक्ट किसका आ रहा है, स्क्वायर। तो वो अगर पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन भी होती है, मान लो एक्स और वाई के बीच में, मतलब सेल्स और प्रॉफिट के बीच में स्क्वायर की रिलेशनशिप है दोनों, तो भी उसको हम लीनियर रिग्रेशन के थ्रू सॉल्व सर फिर अपन ये कहते हैं सैलरी पे ज्यादा डिपेंडेंट है। हाँ होते तो हैं। अगर मैं सैलरी को स्क्वायर करूंगा तो फिर ज्यादा स्क्वायर निकलना चाहिए। क्यों? सैलरी पे तो डायरेक्ट डिपेंडेंसी है ना, डायरेक्ट डिपेंडेंसी है तो मतलब अभी भी मुझे पता नहीं था कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस या किसी चीज के स्क्वायर पे निर्भरता है। मैं तो हिट एंड ट्रायल ले रहा था, मैं ये देख रहा था कि भाई अभी देखा और सेल्स और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डाला, वो डालने के बाद मेरे पास रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, इससे क्या मतलब होता है, इसका मतलब तो एक चीज क्लियर होती है कि भाई कहीं ना कहीं या तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और जो आपका एज है उसका आपके लॉसेस से बहुत बड़ा रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप है जो कि 29% आर स्क्वायर उसने दे दिया, बट इतना बड़ा भी नहीं कि उसको वो 90% तक ले जाए, है बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ये हमको पता चल गया। एक अंदाजा ये होता है। दूसरा अंदाजा क्या है कि चलो ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि भाई जो सेल्स है वो हमारा लॉस के ऊपर डिपेंड नहीं कर, मतलब लॉस के साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं बना रहा है, बट ये हो सकता है कि सेल्स का लॉस स्क्वायर के साथ अच्छा रिलेशनशिप, तो जो स्क्वायर है उसको लाने के लिए आपने क्या कर दिया, स्क्वायर करके दे दिया कि क्या रिलेशनशिप है। अब दिख रहा है कि यहाँ पे सब कुछ करने के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या, अब कैसे इंप्रूव करोगे, कैसे करोगे, हाँ नॉर्मलाइजेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अब इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा तो क्या करोगे, सही वेरिएबल लाओ ना भाई, वेरिएबल्स लाओ ना, जबरदस्ती थोड़ी रिलेशनशिप बना दोगे, उनके बीच में है ही नहीं तो थोड़ी बना सकते, है ही नहीं दोनों में रिलेशनशिप, क्या करोगे, तो फिर सही वेरिएबल लाओ जिनकी रिलेशनशिप हो, तो उससे मॉडल इंप्रूव हो जाए। तो ढूंढो कौन सा वेरिएबल है, तो फिर डोमेन वाला काम आ जाता है अपना कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है हमको कि भाई लॉसेस इन 1000 है, यानी लोन वाली चीज है, तो सैलरी तो होनी चाहिए, क्रेडिट स्कोर तो होना ही चाहिए, और 2-3-4 वेरिएबल जो है वो ढूंढ के ले लो, फिर डालोगे तो मॉडल में इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है भाई, समझ आ गया कि कैसे वर्क करता है इसके साथ, और ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, ये ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस।
इसमें और भी बहुत सारी अलग अलग चीजें कर सकते हो, बट आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ भी कर लो इस डेटा पे ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। रीजन कि इसमें वेरिएबल काम के लिए, काम के वेरिएबल होते तो उसको और इम्प्रूव कर सकते, अच्छे से फिट कर सकते। ठीक है, समझ गया लीनियर रिग्रेशन? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब आपने पहली बार कॉपी बनाई थी तो आगे वो कुछ दिखाने के लिए होगा यार, वो डेसिमल एरर बताने के लिए शायद। 1 डिवाइडेड बाय 0 अगर मैं कर रहा हूँ तो वो था डिवाइड बाय 0 एरर दिखाने के लिए, किसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने बनाया होगा पहले, है ना? अभी समझ आ गया रिग्रेशन को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है रिग्रेशन से रिलेटेड ही, और वो होता है अजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ध्यान देना, ये बहुत क्या, अजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। assumptions ऑफ लीनियर रिग्रेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है इंटरव्यू में। जब भी इंटरव्यू दोगे ना, देने जाओगे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। ठीक, तो assumptions ऑफ लीनियर रिग्रेशन जो है उसका हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है। उसके लिए हमने क्या करा, कोई भी एक अच्छा सा आर्टिकल उठाते हैं, ये वाला assumptions ऑफ लीनियर रिग्रेशन। कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ बोलना है? क्वेश्चन चल रही है क्या? पेन चाहिए लो। ठीक है, तो assumptions ऑफ लीनियर रिग्रेशन क्या होता है अब ये बताते हैं। assumption का मतलब समझ में आया क्या होता है? क्या, हाइपोथेसिस नहीं बोल रहा मैं, assumption। assumption मतलब पहले से हमने मान के रखा है कि ये तो सबके होगा ही। हाँ, जैसे लीनियर रिग्रेशन कर रहे हो तो इसका मतलब x और y के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होगी, तभी तो उसको रिग्रेशन में आप लगा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और ऑब्जर्वेशंस हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, पहला assumption, ये ध्यान रखना सारे assumption ये पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, बार बार बोल रहा हूं तो ध्यान से सुनो और याद करके जाना जब भी इंटरव्यू में जाओ। पहला assumption, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट assumption ऑफ लीनियर रिग्रेशन इज independence of observation, means there is no relation between the different examples। ठीक, मतलब जितने भी वेरिएबल हैं वो आपस में डिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे से, या आपस में रिलेटेड नहीं होते। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, कि हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट जो है हमारा सेल्स पे निर्भर कर रहा है और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे निर्भर कर रहा है और किस पे निर्भर कर रहा है, एम्प्लॉय सैलरी पे निर्भर कर रहा है, रेंट पे निर्भर कर रहा है। ठीक, अब ये 4 वेरिएबल पे हम लोगों का प्रॉफिट निर्भर कर रहा है, हमने बोला। तो पहला अजम्पशन तो मतलब एक और अजम्पशन तो क्या बोलता है कि प्रॉफिट निकालना चाह रहे हो ना, पहली तो बेसिक चीज यही है कि प्रॉफिट जो है वो इन सब पे निर्भर करना चाहिए, तभी रिग्रेशन लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने लगाया, कोई फायदा हुआ क्या रिग्रेशन लगा के? 30% का R² मिला। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल हमने डाले थे वो सब वीक वेरिएबल थे, कोई काम के नहीं थे। जो भी हमारा लॉसेस इन 1000 था वो सैलरी पे निर्भर करता तो वो लाओ, वो सिविल स्कोर पे निर्भर करता तो वो लाओ, वो काम के वेरिएबल है। आपने वीक वेरिएबल डाल दिए लाइक एज और बाकी सब चीजें, तो उससे कुछ ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो पहला तो जो चीज है, अगर आपको रिग्रेशन लगाना है तो रिग्रेशन लगाने के लिए जो वेरिएबल का चुनाव कर रहे हो वो स्ट्रॉन्ग वेरिएबल होने चाहिए, वो वाई को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट जो है वो सेल्स पे निर्भर करता है क्या? बिल्कुल करता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग वेरिएबल हो गया। तो इन दोनों में एक रिलेशनशिप है क्या, कि प्रॉफिट और सेल्स एक दूसरे से रिलेटेड है। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और प्रॉफिट में भी रिलेशनशिप है। ज्यादा एडवर्टाइज करोगे तो फिर ज्यादा खर्चा होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, हो सकता है सेल्स बढ़ जाए, बट इन दोनों में तो रिलेशनशिप है। इसी तरह से इनमें भी रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय सैलरी में और रेंट में भी रिलेशनशिप है कि रेंट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा, रेंट कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्लियर? तो एक तो हमारे पास क्या असम्पशन है कि जो y वेरिएबल है और x वेरिएबल्स हैं उनमें रिलेशन होना चाहिए, y वेरिएबल और x वेरिएबल में रिलेशन होना चाहिए। अगर रिलेशन नहीं हुआ तो क्या होगा उसे, अगर रिलेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, मॉडल कुछ कर ही नहीं पाएगा भाई। रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो पर जिनका रिलेशन है ही नहीं, उसको प्रेडिक्ट क्या करोगे, उसको निकालोगे क्या? है ही नहीं, रिलेशन तो नहीं है। तो पहला तो दोनों में रिलेशन होना चाहिए।
किनमें, y में और x में। अब दूसरी चीज क्या है कि x वेरिएबल्स के बीच में आपस में रिलेशन नहीं होना चाहिए, ज्यादा दोनों में आपस में रिलेशन नहीं होना चाहिए। दोनों में आपस में रिलेशनशिप हो गई तो क्या होगा, किस वजह से चेंजेस आ गए वाले। पहली चीज तो दोनों में रिलेशनशिप ज्यादा नहीं होने चाहिए, थोड़ा बहुत होता है, वीक रिलेशन तो चलता है, बट स्ट्रांगली एक ही चीज को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो डुप्लीकेसी देगा। ठीक है, वो क्या देगा, डुप्लीकेसी देगा कि एक ही इंफॉर्मेशन को हम दो वेरिएबल के थ्रू लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो काम का ही नहीं है। जैसे सैलरी और year of experience. हाँ, वो एक दूसरे से रिलेटेड है, सैलरी और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वो एक दूसरे से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा उसमें वीकनेस है, तो आप चाहो तो एक को ड्रॉप कर सकते हो, सैलरी और ईयर। एज और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है सैलरी से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि सैलरी और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में रिलेशनशिप है बट काइंड ऑफ वीक है, कम एक्सपीरियंस वालों की ज्यादा सैलरी कमा सकते हैं, नहीं कि ज्यादा वाले ज्यादा और ज्यादा वाले कम भी कमा सकते हैं। बट जैसे एज और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप, या तो आप एज डाल दो या ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डाल लो, बात तो एक ही है, भाई ज्यादा एज होगी तो ज्यादा एक्सपीरियंस भी होगा, राइट। तो जो भी वेरिएबल्स है वो एक दूसरे से ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, पहला ये हमारा असम्पशन है। ये बात क्लियर हो गई है। तो और अगर होगा तो फिर क्या है परेशानी की वो सेम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे, वो काम का नहीं हो। ठीक है, बात क्लियर, पहला असम्पशन क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें। अब दूसरा असम्पशन, नो हिडन और मिसिंग वेरिएबल, नो हिडन और मिसिंग वेरिएबल मतलब ये असम्पशन तो नहीं है, बट ये मान के चल रहे हैं कि भाई हमारे पास डेटाबेस में जितने भी वेरिएबल हैं वो सब काम के हैं, कोई मिसिंग वेरिएबल बचा ही नहीं है। मिसिंग वेरिएबल जैसे अभी पिछला वाला डेटा सेट था, मैंने क्या बोला, असम्पशन से क्या होता है, असम्पशन क्यों देखते हैं हम लोग, असम्पशन इसलिए देखते हैं कि हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म करे। असम्पशन अगर फॉलो नहीं होंगे तो मॉडल पुअर परफॉर्म करेगा। पुअर परफॉर्म करेगा इसका मतलब ये नहीं कि परफॉर्म नहीं करेगा, पुअर करेगा। ठीक, तो अगला असम्पशन इन्होंने क्या बोला कि नो हिडन या मिसिंग वेरिएबल, तो वेरिएबल जो है वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। मिसिंग का मतलब कि जो काम के वेरिएबल है उसको छोड़ दिया तुमने और रिग्रेशन रन कर रहे, जैसे पिछली बार हमने किया था, क्या काम का वेरिएबल सैलरी और सिविल स्कोर, इनको छोड़ दिया और बाकी डेटा पे आप लॉस इन 1000 निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा, मॉडल पुअर परफॉर्म करेगा, और वो कर रहा था। तो इनका ये कहना है कि भाई एक तो जो भी मिसिंग वेरिएबल यानी वेरिएबल जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मिस नहीं होना चाहिए, वो तो तुमको लेना ही चाहिए, या ले लिया है आपने, एक तरह से बोला जाए ले लिया है, या हम अज्यूम करके चल, मतलब जब हमने डेटा सेट को इंपोर्ट किया तो हमारा अजम्पशन था कि जितने भी इंपॉर्टेंट वेरिएबल होते हैं इसके लिए लॉस इन 1000 को प्रिडिक्ट करने के लिए वो सारे वेरिएबल हम लोगों ने ले लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमने लिए नहीं थे। तो ये दूसरा अजम्पशन है कि ले लिए हैं तुमने तभी मेरा मॉडल अच्छा चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, दूसरा अजम्पशन हो गया। तीसरा, लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए किस किस में, एक्स और वाई में, तो वो तो हमने बताया ही था, नहीं तो नॉन लीनियर रिलेशन, नहीं तो वो मॉडल ही नॉन लीनियर हो जाएगा, और नॉन लीनियर हो जाएगा तो उसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन रन नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो वो रन तो हो जाएगा, रिजल्ट अच्छे नहीं देगा। ठीक है, और फिर उसको अवॉइड करने के लिए आप वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन और 50 दूसरी टेक्निक ट्राई करते बैठोगे। क्लियर, ये तीन तो हमने अजम्पशन ढूंढ लिए। अब वो कैसे किया जाए, एक तरीका ये होता है कि भाई लीनियरिटी कैसे चेक करोगे कि लीनियर है या नहीं है, जो कि आप कोशिश कर रहे थे, तो उसका तरीका ये होता है कि वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दोनों लीनियरली रिलेटेड होना चाहिए। उसका तरीका क्या होता है कि एक उठाओ एक्स वेरिएबल और उसको उठाओ दूसरा वाई वेरिएबल और दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट प्लॉट कर दो, स्कैटर प्लॉट। जब आप स्कैटर प्लॉट करोगे उनके बीच में तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जैसी चीजें आनी चाहिए, अगर वो आती है तो लिनियरिटी आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, तो लिनियरिटी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अब अगला अजम्पशन क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ रेसिडियल, ये ध्यान रखना, नॉर्मेलिटी ऑफ रेसिडियल।
रेसिडियल क्या होता है? तो रेसिडियल मतलब क्या होता है, हमारे पास एरर्स जो रहते हैं उनको रेसिडियल बोला जाता है। मॉडल के अंदर के जो एरर आते हैं या बचे कुछ एलिमेंट रह जाते हैं जिनको हम कंसीडर नहीं करते, वो रेसिडियल होता है। तो वो जो रहता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसकी डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि वो फिर अंदर मेरे को बहुत ज्यादा समझाना पड़ेगा, समझ नहीं आएगा आप लोगों को। तो अभी तो आप ये समझो कि रेसिडियल जो रहते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। और उसको कैसे चेक करते हैं? उसको क्यूक्यू प्लॉट या हिस्टोग्राम के थ्रू चेक करते हैं, क्यूक्यू प्लॉट। तो क्यूक्यू प्लॉट बना लो आप, और रेसिडियल की नॉर्मलिटी आपको पता चल जाएगी। वो ऐसा स्ट्रेट लाइन में फॉलो होना चाहिए, ये ऐसा रेसिडियल बनाऊंगा, ये बना के दिखा दूंगा आपको एक बार, ठीक है। फिर अगला असम्पशन है नो और नो और वेरी लिटिल मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल है वो कोलिनियर नहीं, कोलिनियर मतलब क्या होता है, या फिर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, दोनों के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशनशिप होना या कोलिनियरिटी का रिलेशनशिप। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट भी रहा है, तो ये लिनियरिटी होती है। मतलब एक वेरिएबल से, एक वेरिएबल में चेंज का दूसरे वेरिएबल में इंपैक्ट आता हो, तो वो जो होता है वो कोलिनियरिटी होता है। जैसे एग्जांपल, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करोगे तो क्या होगा, सेल्स बढ़ जाएगा। तो सेल्स और एडवर्टाइजमेंट दोनों में क्या रिलेशनशिप है, कोलिनियरिटी है। एडवर्टाइजमेंट बढ़ाया सेल्स बढ़ गया, एडवर्टाइजमेंट घटाया सेल्स कम हो सकता है, तो ये कोलिनियरिटी है। तो कंडीशन है कि ऐसे वेरिएबल कम लिए जाए, ले लोगे कोई बुराई नहीं है, पर कम लिए जाए। तो वेरिएबल्स में मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। अब मल्टी का मतलब कि बहुत सारे वेरिएबल आपस में रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ये इसका असम्पशन है। बट अगर ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर रिग्रेशन उसके लिए रोबस्ट है, गलत आंसर से बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देगा, रोबस्ट है। बट ये असम्पशन होता है, ठीक है। मल्टी कोलिनियरिटी समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें? अब लास्ट असम्पशन है होमोस्केडेसिटी। क्या है ये होमोस्केडेसिटी? प्रोनाउंस करके देखो, होमोस्केडेसिटी, ठीक है, होमोस्केडेसिटी। कोई डाउट है इसमें? होमोस्केडेसिटी, अब होमोस्केडेसिटी क्या होता है? तो होमोस्केडेसिटी इन द मॉडल मींस दैट द एरर इज कांस्टेंट अलोंग द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब एरर इसके जो रहते हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए, मॉडल के जो एरर है वो कांस्टेंट होने चाहिए अलोंग द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एरर जो रहते हैं इसके कांस्टेंट होने चाहिए, ये होमोस्केडेसिटी हो। तो ये तीन हमारे पास अलग अलग असम्पशंस होते हैं होमोस्केडेसिटी, क्लियर? तो ये 6 असम्पशन है लीनियर रिग्रेशन के जो आपको चेक करने हैं। मैं इनको एक बार रन करके जरूर दिखाऊंगा आपको। अरे और भी असम्पशन बता रहे तो, और क्या है? ऑब्जर्वेशन ऑफ एरर टर्म आर अनकोरिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है वो तो चलेगा। तभी 4-5 एरर आप ध्यान रखो, इनका मैं एक डेमो दूंगा आप लोगों को कि कैसे हम पहले चेक करते हैं और उसके बाद लीनियर रिग्रेशन रन। तो कैसे पाइथन में हम लोग चेक कर सकते हो आपको बताऊंगा, कभी भी बाद में बता सकता हूँ, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में कभी भी बता, ठीक है। तो ये मैंने assumptions ऑफ रिग्रेशन भी आप लोगों को समझा। क्या क्या हो गया अब आपका एमएल, आपका क्या होता है एमएल, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज बता दिया, सिंपल लीनियर रिग्रेशन बता दिया, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन बता दिया, फिर उसके बाद असेसमेंट बता दिया कि कैसे असेस करोगे मॉडल को वो बता दिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं मॉडल का वो भी मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और टेक्निक्स आप लोग पढ़ सकते हैं, बट नॉर्मली ट्रांसफॉर्मेशन और स्केलिंग, फिर आउटलायर रिमूवल और मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट, ये सब चीजें आप कर सकते हैं, उससे आपका मॉडल ऑप्टिमाइज होता है, ठीक। अब ये जो नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन है ये हम लोग खत्म कर चुके हैं, तो रिग्रेशन वाला जो टॉपिक में से लीनियर रिग्रेशन है वो फिनिश हो गया। अब हम चाहे तो अगला कोई भी टॉपिक पिकअप कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन पिकअप कर सकते हैं, या फिर रिग्रेशन के ही और भी दूसरे जो प्रकार हो सकते हैं वो पिकअप करके कुछ एक आधी यूज केस ट्राई करेंगे। एक यूज केस तो मैंने आपको बता दिया, लॉस गिवन डिफॉल्ट, जो कि बैंक का होता है, बहुत बड़ा है, और कुछ हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग करेंगे और फिर उसके बाद एक हैकाथन इसी पे अनाउंस करेंगे।
उसके पहले मैं कोशिश करूंगा अगर ईडीए आप लोगों को अकाउंट ईडीए का एक केस स्टडी उसमें और इंटरेस्टिंग लेता हूँ, मजा आता है उसमें EDA। तो वो करवा देंगे ईडीए वाला, उससे आप लोगों का काम और भी आसान। ठीक, तो रिग्रेशन लगभग अपना यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब टाइप ऑफ दूसरे रिग्रेशन जरूर पढ़ा सकते हैं, लीनियर वाला खत्म हो गया। दूसरे रिग्रेशन में पढ़ाऊंगा, ईडीए पढ़ाऊंगा, या फिर जो रहेगा आपका और कोई नया टॉपिक पिकअप कर सकते। तो अभी अब आपका मेजरली जो है वो स्टेटिस्टिक्स चलेगा सतीश सर के साथ में, ठीक है। एंड देन सतीश सर जो रहेंगे वो अब जाएंगे स्टेटिस्टिक्स भी ऑलमोस्ट एंडिंग के ऊपर ही है, लास्ट के 1-2 सेशंस बचे हैं। तो स्टेटिस्टिक्स खत्म होने के बाद सतीश सर जो रहेंगे वो करेंगे एनालिटिक्स, जिसके अंदर आपका पावर बीआई, टैबल्यू और बाकी की चीजें वो पिकअप करें, ठीक है। तो ये आएगा आपका डेटा विजुअलाइजेशन वाला एरिया। एंड देन मैं जो रहूंगा या तो क्लासिफिकेशन की तरफ जाऊंगा या टाइप ऑफ रिग्रेशन या ईडीए, इन तीनों में से एक। और मेरे सेशंस हो सकते हैं थोड़े कम रहे, अभी सतीश सर के चलते रहे। जस्ट एक आपको हिंट दे रहा हूँ, रिग्रेशन में खत्म कर चुका हूँ। सतीश सर का जब इधर से खत्म हो जाएगा तो फिर मैं इधर से पिकअप करूंगा क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा, और उसके बाद सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग मतलब क्लस्टरिंग। एंड देन उसके बाद हम जाएंगे न्यूरल नेटवर्क वगैरह। एंड देन बीच में जो रहेगा फिर सतीश सर का काम खत्म होके हमारा सुदीप सर का काम शुरू होगा, जिसमें पाइथन क्लास फिर से पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। पाइथन क्लास, गिटहब और MLOps की सुदीप सर, और गिटहब और अपना जो MLOps की चीजें जो रहेगी वो MySQL तो आएगा ही ना साथ। MySQL मैंने वैसे पढ़ा दिया ना एक बार, हाँ मंडे से आपका भी शुरू होगा ना, मंडे से या फिर सैटरडे संडे से, वो एक बार देखना पड़ेगा। सुदीप सर सैटरडे संडे ही पढ़ाएंगे, तो सैटरडे संडे से अगर मैं एक बार बात कर लेता हूँ कि सैटरडे संडे रखना है क्या, तो सैटरडे संडे रहेगा और फिर 2 दिन जो रहेगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा साथ। MySQL पढ़ना है क्या, आपका मिस हुआ है क्या? ठीक है, तो MySQL हाँ नॉर्मल टाइम बोले तो डे टाइम होगा तो नहीं, तो वो तो नहीं बचे, वो तो नहीं बचे ना। ये वाली बैच तो, ये तो अपनी रेगुलर चल रही सतीश सर के साथ में, वो तो दूसरी बैच शुरू हो रही है, उसकी टाइम बात कर रहे हैं ऐसा। यार सैटरडे संडे मतलब उस बैच का प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 7 बजे तक छूटना पड़ता है, घर जाना पड़ता है। तो आप 6:30 तक तो आते हो, प्रॉब्लम हाँ बस वही है सैटरडे संडे। और वो जो रहेगी बैच हमेशा 7 बजे छूट जाएगी। आपका भी नहीं, वो सैटरडे संडे अकेले नहीं है, सैटरडे संडे और वीक में 1-2 दिन और मैं लूंगा, और वो 7 बजे तक खत्म हो जाए, ये मैं बता रहा हूँ, है ना। तो अगर आपका वो इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएगा, हो गया क्या, तो कंटिन्यू करो, फिर क्या उसमें भी कंटिन्यू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उस बैच में भी जिसको बैठना हो आप लोगों में से, कोई ऐसा वो नहीं, आप आओ आराम से लर्न करो, जितनी बार पढ़ना चाहो उतनी बार पढ़ो, कोई टेंशन है ना। तो हाँ नहीं, सुदीप सर तो पाइथन से शुरू करेंगे, पाइथन से शुरू है ना, पाइथन होगा और साथ में अगर मैं आऊंगा तो मैं SQL शुरू करूँ, तो 2 डायरेक्शन में हो जा सकता, हर बार का अलग थोड़ा सा पैटर्न रहता है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब आप लोगों का SQL तो इस वाली बैच का तो ऑलरेडी हो चुका है, कौन सी बैच थी, नवंबर बैच का, हाँ तुम्हारी वाली का SQL पढ़ाया तो था मैंने अलग से, ज्वाइन तक पढ़ाया, उसके अंदर थोड़ा सा बचा है तो वो मैं फिनिश कर दूंगा,